मैं जब अपने घर से दफ्तर के लिए निकलता हूँ तो मेन रोड पर आने के लिए मुझे 2 सड़कें क्रॉस करना पड़ती हैं। आखिरी वाली गली के बाएं जानिब एक बड़ा खूबसूरत सा घर है जिसके बाहर एक करीबुल मर्ग शख्स चारपाई पर पड़ा होता है। ये न किसी से बात करता है न चलता फिरता है, बस चारपाई पर बैठा खांसता रहता है और जब खांस खांस कर थक जाता है तो फिर खांसने लगता है। ये इस घर का चौकीदार है, लेकिन मैं जब भी इसे देखता हूँ मुझे हैरत होती है कि अगर इस घर में कोई चोर डाकू आ गए तो क्या ये चौकीदार उन्हें रोक पाएगा। उस रोज भी मैंने गाड़ी आखिरी गली में मोड़ी तो वही चौकीदार खांसता हुआ नजर आया। ये मेरी रोज की रूटीन है। चौकीदार की चारपाई के बाद मेन रोड शुरू हो जाती है, लिहाजा मैंने मेन रोड पर गाड़ी चढ़ाई और आईने में अपना जायजा लिया। 15-20 मिनट की ड्राइव के बाद मेरी मंजिल आ गई। मैं शहर के एक बड़े और मुतवस्सत इलाके में मारूफ मोटिवेशनल स्पीकर का खिताब सुनने आया था। अहबाब जोर देकर मुझे यहाँ लाए थे। सच्ची बात है कि खुद मेरी भी ख्वाहिश थी कि मैं भी ये लेक्चर सुनूं। थोड़ी ही देर में मोटिवेशनल स्पीकर साहब ब्लैक कलर की एक चमकती हुई गाड़ी में तशरीफ लाए। इस गाड़ी के पिछले बम्पर पर अलग से एक तख्ती लगी हुई थी जिस पर MS लिखा हुआ था। शायद ये मोटिवेशनल स्पीकर का मुखफ़िफ़ था और अपनी गुफ्तगू से हाज़रीन पर एक सहर तारी कर दिया। उसने कहा कि हम लोग अपनी अपनी ज़िंदगियों में इस कदर मगन हो गए कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम अपने सामने चलते फिरते लोगों को किस कदर इग्नोर कर रहे हैं। अगर सुकून और खुशी चाहिए तो हमें छोटी छोटी गलतियों को भुलाना होगा, सबको माफ़ करना होगा। मोटिवेशनल स्पीकर की बात सुनकर पूरे हाल में खामोशी छा गई। उन्होंने पूछा, क्या आप लोगों में से कोई ऐसा है जिसने कभी अपने आप को जफ्फी डाली हो। कुछ देर सकूत रहा, फिर मोटिवेशनल स्पीकर ने आहिस्ता से कहा, आज घर जाएं और जिनके बाप जिंदा हैं उन्हें गले से लगाएं, प्यार करें और अगर कोई शिकवा भी है तो उसे भुला दें। प्रोग्राम के इख्तिताम से पहले ही मुझे एक ज़रूरी मीटिंग की कॉल आ गई, उठना पड़ गया। मीटिंग 2 घंटे जारी रही और इस दौरान खाना भी नहीं खाया। वापसी पर शदीद भूख लगी थी, लिहाजा एक जगह रुककर खाना खाया। भूख की वजह से काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर दे दिया था, लेकिन अब काफ़ी सारा खाना बच गया। मैंने वो सारा पैक करवाया और वापसी घर की तरफ रवाना हो गया। आखिरी गली में मुड़ते ही चौकीदार पर फिर मेरी नज़रों के सामने था। मेरे ज़हन में अचानक मोटिवेशनल स्पीकर के अल्फाज गूंजने लगे कि क्या कोई ऐसा है जिसने कभी अपने बाप को जफ्फी डाली हो। ख्याल आया कि ये चौकीदार भी तो किसी का बाप होगा, पता नहीं इसको कभी अपने बेटे की जफ्फी नसीब हुई या नहीं। मैंने किसी ख्याल के तहत गाड़ी चौकीदार के पास रोकी। पैक करवाए गए खाने का शापर उठाकर उसके पास आ गया। सलाम दुआ के बाद मैंने शापर उसकी तरफ बढ़ाते हुए निहायत एहतराम से कहा, ये बिल्कुल ताज़ा खाना है, आप खा लीजिए। उसकी आंखों में एक चमक सी उभरी और फिर उसने इंतहाई तेज़ी से शापर झपट लिया। उसका अंदाज बता रहा था कि शदीद भूख लगी है। फिर उसके बाद मेरा मामूल बन गया, मैं कभी कभार कोई न कोई बचा खुचा बर्गर या शवारमा वगैरह चौकीदार के लिए ले जाता। चूँकि उसे बोलने में बहुत दिक्कत होती थी, लिहाजा हमारी अक्सर दुआ सलाम इशारों किनारों में हो जाती। एक दिन मैंने देखा उसके सिरहाने कोई किताब पड़ी हुई है। वो एक एक लफ्ज़ गौर से पढ़ रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि इन अनपढ़ होते हुए भी उसे किताब पढ़ने का शौक़ है। मैंने गाड़ी रोकी, सलाम लिया और करीब जाकर देखा तो होश उड़ गए। वो दीवाने गालिब पढ़ रहा था। ये मेरे लिए शदीद हैरत की बात थी। अलबत्ता ये नहीं पता था कि क्या वो वाकई किताब पढ़ रहा था या किसी की किताब उसके सिरहाने रखी थी। मैंने तजस्सुस किया तो मजबूर होकर इशारे से पूछ ही लिया कि ये किताब यहाँ कैसे आई। उसने मरियल सी आवाज़ में टूटे फूटे जुमलों में बताया कि किताब उसे बहुत पसंद है और वो जितनी बार पढ़ता है उतनी बार नया लुत्फ़ मिलता है। मेरे हाथ पांव फूल गए। गालिब को पढ़ने समझने वाला ये चौकीदार मेरी नज़रों में मज़ीद मोतबर हो गया। मैंने पूछा कि क्या आप तालीम याफ्ता हैं। जवाब अस्बात में आया। मेरी हैरत 2 चंद हो गई। उसने बताया कि वो MA पास है और रिटायर्ड प्रोफेसर है। ये बात बहुत उलझा देने वाली थी कि आखिर एक प्रोफेसर के साथ ऐसा क्या हुआ कि उसे इस उम्र में चौकीदारी करना पड़ रही है। इस राज से भी उसने खुद ही पर्दा उठा दिया। ऐसी हकीकत बयान की कि कुछ देर के लिए मुझे अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हुई। ये बुजुर्ग जिसे मैं चौकीदार समझता रहा, इस घर का मालिक था।
3 بیٹے تھے، تینوں کی شادیاں کر دیں، بیوی فوت ہو گئی تو یہ دیکھتے ہی دیکھتے بوڑھا ہو گیا۔ کھانسی اور بیماری کی وجہ سے بچوں کو تشویش ہوئی کہ کہیں باپ کی بیماری ان کے بچوں کو نہ لگ جائے، لہٰذا سب گھر والوں کے باہم مشورے سے طے پایا کہ ابا جی کی چارپائی گھر سے باہر لگوا دی جائے تاکہ وہ آرام سکون سے جی بھر کے کھانس سکیں۔ یوں اب گھر والے بھی چین کی نیند سوتے تھے اور ابا جی کو بھی اپنے بیٹوں اور اولاد کی جلی کٹی باتیں نہیں سننا پڑتی تھیں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ اپنی اولاد سے بالکل بھی ناراض نہیں، کیونکہ انہوں نے کہیں سنا تھا کہ اگر سکون اور خوشی چاہیے تو ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھلانا ہوگا، سب کو معاف کرنا ہوگا۔ یہ جملہ سن کر میں چونک اٹھا۔ یقیناً انہوں نے بھی موٹیویشنل اسپیکر کا لیکچر پڑھا یا سنا تھا، کیونکہ یہ بات میں نے بھی وہیں سنی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ ماشاءاللہ ان کے تینوں بیٹے بزنس مین ہیں اور بہت اچھا کماتے ہیں، تینوں کے پاس اچھی گاڑیاں ہیں۔ میں نے اس روز بہانے سے انہیں بہت کوریدا کہ شاید ان کے دل میں اپنے بیٹوں کے لیے کوئی تھوڑی سی بھی نفرت ہو، لیکن وہ ہر حال میں اولاد سے راضی نظر آئے۔ پچھلے دنوں میں ان کے گھر کے قریب سے گزرا تو ٹھٹک کر رہ گیا۔ ان کی چارپائی کے پاس ایک گاڑی کھڑی تھی۔ میں نے تھوڑا آگے جا کر اپنی گاڑی روکی اور پروفیسر صاحب کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ وہ فخر سے مجھے بتانے لگے کہ یہ گاڑی ان کے بیٹے کی ہے۔ اسی دوران گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز آئی۔ غالباً ہم دونوں کی گفتگو کے دوران ہی ان کا بیٹا گیٹ سے باہر نکلا اور گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہو گیا۔ پروفیسر صاحب نے بیٹے کی جاتی ہوئی گاڑی کی طرف دیکھا اور بے اختیار ہاتھ اٹھا کر بولے، خیر نال جا تے خیر نال آ۔ میں نے چونک کر گردن موڑی۔ گاڑی کافی آگے جا چکی تھی، لیکن اس کے پچھلے بمپر پر MS کے الفاظ صاف نظر آ رہے تھے، اپنے بزرگوں کی قدر کیجیے۔